नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज अपन पढ़ने जाएंगे चारे वाली फसलों के बारे में। पशुओं के लिए चारा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है खाद्य के रूप में पशु ज़्यादातर चारे का ही सेवन करते हैं। उस हिसाब से चारे की काफ़ी इंपॉर्टेंसता दी गई है। तो अगर अपने को पशुपालन करना है तो उनके लिए चारे के उत्पादन भी बहुत ज़रूरी है। साथ साथ में पौष्टिक चारा और प्रोटीन युक्त चारा उत्पादन करना अपना कर्तव्य है। पशु को अगर पौष्टिक चारा मिलेगा तो पशु स्वस्थ रहेगा, साथ साथ में अच्छा उत्पादन अपने को प्राप्त होगा। चाहे पशु का पालन मांस के लिए पाला जा रहा हो, चाहे दूध के लिए पाला जा रहा हो, क्योंकि एक स्वस्थ पशु के लिए स्वस्थ भोजन का ज़रूरी है। और जब स्वस्थ भोजन तब पता मिलेगा पशु को, जब पशु स्वस्थ चारा खाएगा, पौष्टिक चारा खाएगा। तो पशु के लिए वैसे तो बहुत प्रकार के चारे हैं दोस्तों, जिसमें जैसे जई, बरसिम, रिजका, सेवन घास, अंजन घास, नेपियर घास, बहुत सारी प्रकार के अलग अलग चारे हैं। लेकिन अपने 12th कोर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अपने दो फसलें दे रखी हैं जिनका नाम है रिजका और बरसिम के बारे में अपने को पढ़ना है। तो दोस्तों पहले अपन पढ़ेंगे रिजकी के बारे में। देखिए रिजका, इसका बॉटनिकल नेम है मेडिकागो सेटाइवा। मेडिकागो सेटाइवा के नाम से इसको दोस्तों जाना जाता है कि मेडिकागो सेटाइवा तुम्हारे सामने नाम आ जाए तो किसका है, वो रिजके का बॉटनिकल नेम है। दोस्तों इसे चारे वाली फसलों की रानी के नाम से संबोधित किया जाता है कि रिजका चारे वाली फसलों की क्या है, एक प्रकार से रानी है दोस्तों। तो इस प्रकार से जिन बंधुओं ने कभी रिजके की फसल को देखा नहीं हो तो सभी स्टूडेंट्स एक बार इस पिक के ऊपर नजर मारेंगे जो स्लाइड में दिखा रखी है आपको। ये रिजके की फसल इस प्रकार से होती है दोस्तों। आगे बात करते हैं अपन मेडिकागो सेटाइवा। यह है लेगुमिनेसी कुल की फसल है। कौन से कुल की फसल है? लेगुमिनेसी इसका क्या है, कुल है। ये लेगुमिनेसी फैमिली से क्या बिलोंग करता है, एक प्रकार से दलहनी वार्षिक फसल है। ये पूरे वर्ष भर दोस्तों चलती रहती है। आगे बात करते हैं इसको चारे वाली फसलों की रानी के नाम से संबोधित किया जाता है। बात करते हैं उत्पत्ति स्थान की, तो उत्पत्ति स्थान इसका दक्षिणी पश्चिमी एशिया माना जाता है दोस्तों, कि दक्षिणी पश्चिमी एशिया रिजकी का क्या है, उत्पत्ति स्थान है। तो आप दक्षिणी पश्चिमी एशिया रिजके का उत्पत्ति स्थान याद कर लेंगे। आगे अपन बात करते हैं, ये पौष्टिक की दृष्टि से बहुत अच्छा है, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है। पशु के चारे में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। पूरे साल भर के लिए पशु को हरा चारा इससे प्राप्त होता रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों जलवायु की। तो ये है, देखिए रबी ऋतु में उगाए जाने वाला पौधा है। रबी के अंदर इस सीजन में उगाया जाता है इसको, मतलब इसको समशीतोष्ण व शीतोष्ण जलवायु क्या होती है दोस्तों, पसंद रहती है। मतलब कम तापमान क्या रहता है, इसको पसंद रहता है। साथ साथ में ये देखो, नीचे से नीचा तापमान, कम से कम तापमान 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड सहन कर सकता है वृद्धि और विकास के समय, तथा अधिक से अधिक 48 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सहन कर सकता है। मतलब 6.5 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ये क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। इसमें इसकी फसल आराम से ग्रो कर सकती है दोस्तों। आगे बात करते हैं अपन की वार्षिक वर्षा कितनी चाहिए। इसको ज़्यादा वर्षा की आवश्यकता नहीं रहती है। ज़्यादातर भूमिगत जल स्रोतों से जो सिंचाई करते हैं उन सिंचाइयों की ज़्यादा आवश्यकता रहती है दोस्तों। तो अपन टाइम टू टाइम इसकी क्या करते रहते हैं, सिंचाई करते रहते हैं। ज़्यादा अगर आर्द्रता हो वातावरण में तो इसकी फसल में क्या रोली रोग का आक्रमण हो जाता है, इसलिए ज़्यादा वातावरण में आर्द्रता की जरूरत भी इसको नहीं रहती। 60 से 65% आर्द्रता में आराम से इसकी खेती की जा सकती है। आगे बात करते हैं इसकी मृदा। दोस्तों इसकी खेती के लिए, क्योंकि इसकी खेती क्या, इसके बीजों को छिटक कर बुआई की जाती है, मतलब ब्रॉडकास्टिंग विधि के माध्यम से बीजों को हाथ से छिड़का जाता है और छिटक के फिर इसकी बुआई की जाती है। तो इसके लिए बलुई दोमट मृदा आवश्यक है। इस प्रकार की मृदा क्या है, इसके लिए आवश्यक है। मृदा को आप समतल करके और फिर इसमें बीज छिटक कर बुआई कर सकते हैं। तो इसके लिए बलुई दोमट अच्छे जल निकास वाली मृदा उपयुक्त है। ज़्यादा कठोर मृदा में भी ये काम नहीं करता, फसल आसानी से उगती नहीं है, इसलिए बलुई दोमट मृदा इसके लिए का सर्वोत्तम रहती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं भूमि की तैयारी की। दोस्तों सबसे पहले भूमि की आप जब तैयारी करो इसकी, तो पहले एक जुताई इसकी क्या करनी है, आपको मिट्टी पलटने वाले हल से करनी है। मतलब एक गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी है। फिर 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर या हैरो के माध्यम से कर लेनी है। प्रत्येक जुताई के बाद आप पाटा जरूर लगाएं, जिससे मिट्टी क्या हो जाती है, भुरभुरी बन जाती है। और 2-3 जुताइयां करके पाटा लगाकर मिट्टी को क्या कर लेते हैं अपन, समतल कर लेते हैं। साथ साथ में आप जितना भी आपको
जैसे आगे चल के अपन पढ़ेंगे इनकी खाद और उर्वरकों के बारे में, तो जितनी खाद और उर्वरक दी गई है आपको सप्लीमेंट इसमें कर देना है, सप्लाई इसमें आपको क्या कर देना है, भूमि की तैयारी के समय ही कर देना है। जो गोबर की खाद और या FIM आप इसमें मिला रहे हो तो वो आपको भूमि की तैयारी के समय ही आपको मिला देनी है, मतलब बीज बुआई से 1 महीने पहले ही ये कार्यक्रम आपको कंप्लीट कर लेना है दोस्तों। आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट उन्नत किस्मों की। तो देखिए दोस्तों इनकी उन्नत किस्में है आनंद 1 और आनंद 2, ये गुजरात से विकसित किस्में हैं दोनों, आनंद 1 और आनंद 2 के नाम से। NDRI कौन सी है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट से विकसित किस्म है ये, सिलेक्शन 1। चेतक सिरसा 9 ये हरियाणा से विकसित किस्म है, कंपोजिट 5 काफ़ी अच्छी किस्में मानी जाती हैं। तो ये इस प्रकार की ये 2-4 किस्में हैं, आपको यह काफ़ी याद हो जाएंगे, आनंद 1, आनंद 2, NDRI, सिलेक्शन 1, सिरसा 9, कंपोजिट 5 आदि किस्में हैं इसकी। तो ये आराम से आपको याद हो सकती है, अन्य फसलों की बजाय इसकी किस्में काफ़ी कम डेवलप हुई हैं अभी तक। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों आगे बीज दर और बीजोपचार की। देखिए अगर आप इसकी ब्रॉडकास्टिंग या छिटकवा विधि के माध्यम से बीज दर काम में लेंगे, आप छिड़क कर बुआई करेंगे तो इसकी आपको 20 से 25 kg प्रति हेक्टेयर बीज दर काम में लेंगे। मतलब छिटकवा विधि से आप बुआई करें तो 20 से 25 kg बीज दर आपको काम में लेनी है। अगर दोस्तों आप कतारों में इसकी बुआई कर रहे हो तो कतारों में बुआई करने के लिए आपको 15 kg बीज प्रति हेक्टेयर क्या रहेगा, सफिशियंट रहेगा। 15 kg बीज की आप क्या करें, सफिशियंट बुआई करें। साथ साथ में जब बीज की गहराई रखेंगे आप तो 1 सेंटीमीटर से अधिक बीज की गहराई नहीं रखें। 1 सेंटीमीटर बीज की गहराई पर ही, क्योंकि बीज का बीज क्या हल्का होता है, ज़्यादा गहराई पे उग नहीं पाता है, इसलिए इसकी 1 सेंटीमीटर से अधिक गहराई नहीं होनी चाहिए। ज़्यादातर अच्छी विधि देखो ब्रॉडकास्टिंग रहती है, इसके बीजों को छिटक कर बोया जाता है तो वो सबसे अच्छा रहता है दोस्तों। आगे बात करते हैं इसके बीजोपचार की। देखिए दोस्तों इसमें जो खरपतवार लगता है वो मेनली है अमरबेल। अमरबेल एक प्रकार का इसका दुश्मन है, परजीवी खरपतवार है, ये इस पौधे के ऊपर ही शरण लेता है। तो इनके बीजों के साथ ये क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं रिंजगे के बीजों के साथ, और अमरबेल का पौधा भी इनके साथ उग जाता है और बाद में इनकी पत्तियों से पोषण प्राप्त करता है। तो अमरबेल तथा अन्य खरपतवारों के बीजों को निकालने के लिए अपन क्या करते हैं दोस्तों, मतलब 20% आपको क्या करना है, नमक का घोल लेना है और नमक के घोल में इन बीजों को, सृजके के बीजों को सबको डूबे देना है। अमरबेल के और अन्य खरपतवारों के कटे फटे बीज तथा रिजके के हल्के बीज क्या तैर के ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आने के बाद में क्या होता है दोस्तों, इनको अपन हाथ से हटा देते हैं और नीचे वाले बीजों को स्वतंत्रता पूर्वक अच्छे से निकाल लेते हैं, धो के साफ कर लेते हैं। धो के साफ करने के बाद इनको राइजोबियम मेलेलोटाई, राइजोबियम, ये राइजोबियम जीवाणु की क्या है, प्रजाति है। इस राइजोबियम मेलेलोटाई प्रजाति का अपन कल्चर काम में लेते हैं। इसको पहले अपन कैसे करेंगे, एक 15 ग्राम गुड़ लेंगे प्रति केजी बीज के हिसाब से, तथा बीज के मतलब गुड़ को क्या करेंगे अपन गर्म पानी में घोल के और बीजों के ऊपर फैला देंगे, फिर इस कल्चर का अपन उपयोग करते हैं। तो राइजोबियम मेलेलोटाई क्या करता है, वातावरण से नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है और रिजके को उपलब्ध कराता है। तो इस प्रकार बीजों को अपन उससे उपचारित करके छाया में सुखा देते हैं तथा उसके बाद में ब्रॉडकास्टिंग विधि या आप जो भी विधि काम में ले हो, कतारों में बुआई करने के लिए भी काम में ले सकते हैं, तो उस विधि के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों इसकी बुआई का समय एवं बुआई की विधि कौन सी ले काम में। देखिए दोस्तों अगर आपको बुआई का समय काम में लेना है तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये रबी ऋतु की फसल है, इसका मतलब इसकी बुआई आपको 15 अक्टूबर से लेकर और 15 नवंबर तक करनी है दोस्तों, नवंबर तक करनी है। 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक इसकी बुआई आपको कर देनी है। बुआई के लिए विधि आप कौन सी काम में लेंगे, बुआई की विधि काम में लेंगे आप चाहे छिटकवा विधि जिसको ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। आप हाथ से बीज लेंगे और छिटक के तुनक के इसको बुआई कर देंगे। उस समय बुआई कैसे करें आप कि हर क्षेत्र में आराम से बुआई हो सके, तो उसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, अपने फील्ड को छोटी छोटी क्यारियों के अंदर या खेत को छोटी छोटी क्यारियों में बांट लेते हैं दोस्तों, और प्रत्येक क्यारी में बीज छिटक कर हाथ से मिला देते हैं। पहले क्यारियां जो बनाते हैं रीजर नामक यंत्र की सहायता से बनाते हैं दोस्तों।
रेजर से क्यारियाँ बना के समतल कर लेते हैं। उसके बाद में क्या कर लेते हैं दोस्तों, इसमें बीज आपने छिटक दिया और आपको हाथों से मिला देना है, या एक इस प्रकार का यंत्र आता है जिसकी सहायता से आपको बीजों को मिला देना है। बीज की जो गहराई रखनी है आपको 1 सेंटीमीटर रखनी है, इससे ज़्यादा गहराई पर बीजों की बुआई ना करें, तथा बाद में इसको क्या कर दें, तुरंत सिंचाई कर दें। थोड़े दिनों में बीज उग जाएंगे, 2-4-5 दिन के अंदर, और आपकी सफलतापूर्वक फसल लग जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं खाद एवं उर्वरक की। तो जहाँ तक खाद की बात करें, आपको 20 टन प्रति हेक्टेयर आपको FIM या गोबर की खाद लेनी है दोस्तों। FIM लेनी है। ये आपको 1 माह पहले ही खेत में प्रयोग कर देनी है, मतलब 1 माह पहले ही, जब आप बीजों की बुआई करो उससे 1 महीने पहले ही आपको क्या करनी है, खेत में मिला देनी है। जो खाद आप काम में ले रहे हो वो अच्छी सड़ी हुई खाद, भुरभुरी खाद होनी चाहिए दोस्तों। साथ साथ में अगर नाइट्रोजन की बात करें तो 20 kg नाइट्रोजन प्रति हेक्टर आपको बुआई के से मतलब 1 महीने पहले जब खेत की तैयारी कर रहे हो उसी समय आपको देनी है। 30 kg क्या देनी है आपको, फास्फोरस देनी है दोस्तों। ये मतलब मृदा की जब तैयारी कर रहे हो आप खेत की, उसी समय आपको मिला देनी है। साथ में आपको हर बार जितनी बार भी आप इसकी कटाई करोगे रिजके की, तो हमेशा क्या देना है आपको, 15 kg आपको नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर देना है हर कटाई के बाद। जैसे मान लो एक कटाई आपने कर ली 60 दिन बाद में, तो उसके बाद में आप नाइट्रोजन का स्प्रे जरूर करें, नाइट्रोजन इसमें जरूर दें। नाइट्रोजन यूरिया के माध्यम से आप छिटक कर दे सकते हैं दोस्तों। आगे अपन बात करते हैं सिंचाई की। देखिए इसकी सिंचाई के लिए 10 से 12 दिन के ऊपर इसकी सिंचाई आप करते रहें। ये कौन सी, जब गर्मी आ जाए तब आप इसकी 10 से 12 दिन पे सिंचाई करते रहें, तथा सर्दियों में 15 से 20 दिन के ऊपर इस अंतराल पे आप सिंचाई करते रहें दोस्तों। और इसको लगभग पूरे 1 वर्ष में 10 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। 10 बार आप में इनकी सिंचाई कर सकते हो। जितनी सिंचाई अच्छी मात्रा में करोगे उतनी ही फसल की बढ़वार, चारे की क्वांटिटी अपने को ज़्यादा प्राप्त होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों निराई गुड़ाई। देखिए इसका मुख्य खरपतवार है अमरबेल। अमरबेल खरपतवार आपने देखा होगा, इस प्रकार से गन्ने की फसल में क्या कर देता है, इसमें रिजके की फसल में आक्रमण कर देता है। अमरबेल इस प्रकार से जाकर लेता है, ये एक प्रकार का परजीवी खरपतवार है। तो आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से, अमरबेल इस प्रकार से अटैक कर देता है और इससे ही पोषण प्राप्त करता रहता है। मतलब चारे की उपज को क्या कर देता है, ये काफ़ी गठा देता है और अपना पोषण ज़्यादा प्राप्त करता है दोस्तों। तो उसी प्रकार से आप अगर इस अमरबेल के नियंत्रण करना हो आपको, तो आपको क्या करना है, निराई गुड़ाई का कार्य इसमें बहुत कम मात्रा में किया जाता है, क्योंकि अपन ब्रॉडकास्टिंग विधि से अगर बीजों की बुआई कर रहे हैं तो रिजगे में निराई गुड़ाई करना क्या है, संभव नहीं है दोस्तों। तो सबसे पहले तो जब आप बीजोपचार कर रहे हैं उस समय ही नमक के घोल में बीजों को उपचारित करें, ताकि अमरबेल के बीज ऊपर तैर के आ जाए। तथा इससे बाद में क्या करें, आप जब रिजगे की बुआई कर दें तो उसके बाद में पेंडामेथाइलिन 0.1% का क्या करें आप छिड़काव कर दें। जब बीजों का अंकुरण नहीं हो उससे पहले ही आपको क्या करना है, इसका स्प्रे कर देना है दोस्तों। तो उससे अमरबेल खरपतवार काफ़ी हद तक नियंत्रित हो जाता है। आगे अपन बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पादप संरक्षण की। तो पादप संरक्षण में इसमें देखो कौन कौन सी, रिजका की इल्ली लगती है, मतलब इल्ली लगती है, चना इल्ली लगती है, सेमिलूपर लगता है। तो इनका क्या करें, जब ये इल्लियाँ इंसेक्ट लगते हैं तब आप उसी समय फसल की कटाई करके पशुओं को तुरंत खिला दें। अदरवाइज आप थायोडोन 1 लीटर थायोडोन मतलब ले और उसको 1000 लीटर पानी में घोल करके और पूरे खेत में क्या करें, स्प्रे करें, आप छिड़क सकते हैं, जिससे काफ़ी हद तक इन कीटों का नियंत्रण हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगर बीमारी की बात जहाँ तक करें तो बीमारी में, रोगों में इसमें क्या लगता है, अगर मौसम थोड़ा सा नम रहता है, मतलब नमी ज़्यादा रहती है मौसम में, तो इसमें छाछा या पाउडर मिल्ड्यू का प्रकोप हो जाता है ज़्यादातर। तो आप छाछा या पाउडर मिल्ड्यू का प्रकोप हो तो कैराथेन का स्प्रे कर दें, और कैराथीन का स्प्रे करने के बाद 10 दिन तक पशु को ये चारा नहीं खिलाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे कटाई की। दोस्तों इसकी पहली कटाई अपन बुआई के 60 दिन बाद में करते हैं। पहली कटाई बुआई के 60 दिन बाद में करते हैं। जैसे आपने रिजगे की बुआई की और उसके 60 दिन बाद में पहली कटाई करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी जो कटाई करते हैं अपन पहली कटाई के 30 दिन बाद में करते हैं। पहली कटाई के 30 दिन बाद में करते हैं। इस प्रकार से अपन क्या 7 से 9 कटाइयाँ इसकी करते रहते हैं और उत्पादन प्राप्त करते रहते हैं। हर कटाई के बाद में आपको क्या करना है, 15 kg
नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर फसल को देना है, जिससे अगली बार बढ़वार क्या हो सके, अच्छी हो सके। दोस्तों कटाई का जो कार्य है वो मतलब जो गर्मी की ऋतु रहती है उसमें 20 से 25 दिन पे भी कर सकते हैं। तो ये 30 दिन वाला प्रोसेस है ना पहली कटाई के, तो अगर गर्मी उस टाइम में है और या ग्रीष्म ऋतु है तो उस टाइम में आप 20 से 25 दिन के ऊपर भी कटाई का कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें कटाइयाँ अप्लाई कर सकते हैं। पहली कटाई आपको 60 दिन बाद में करनी है, दूसरी कटाई आपको पहली कटाई के 30 दिन बाद में करनी है। अगर गर्मी ऋतु है या ग्रीष्म ऋतु है तो 20 से 25 दिन के ऊपर भी आप दूसरी कटाई कर सकते हैं। दोस्तों और दूसरी कटाई या पहली कटाई के तुरंत पश्चात आपको क्या करना है, 15 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर डालना है, साथ साथ में सिंचाई आपको अप्लाई करनी है। आगे अपन बात करते हैं उपज की। तो उपज की जहाँ तक बात करते हैं तो 7 से जब तक 9 कटिंग अपन इसकी करते हैं, 7 से 9 बार इसकी जब तक कटाई करते हैं अपन, तो अपने को 700 से 1000 क्विंटल 700 से 1000 क्विंटल चारा अपने को हरा प्राप्त हो जाता है, हरा चारा अपने को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से एक छोटी सी फसल थी आपकी जिसका नाम था रिजका, आप लोगों ने पढ़ी, उम्मीद करते हैं सबको अच्छे से समझ में आई होगी। अगली फसल के बारे में अपन पढ़ेंगे बरसिम के बारे में। दोस्तों अगली फसल है दोस्तों अपनी बरसिम। तो बरसिम क्या है, दुधारू पशु के लिए एक पौष्टिक चारा है जिसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। बरसिम सरलता से पचने वाला क्या है, चारा है। दोस्तों इसका वानस्पतिक नाम या बोटनिकल नेम देखा जाए तो है ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम। ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम क्या है, इसका बोटनिकल नेम है। ये भी एक प्रकार की लेगुमिनेसी फसल है, मतलब दलहन कुल की फसल है। दोस्तों आगे अपन बात करते हैं, जहाँ तक आपने देखा होगा इस प्रकार की इससे बरसिम होती है, ये देख सकते हैं आप। ये इसका क्या है, पौधा है, और साथ साथ में ये बरसिम के क्या है दोस्तों, बीज हैं। तो ये बीज और पौधे को आपने अच्छे से देख लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अपन इसकी वैज्ञानिक खेती कैसे कर सकते हैं। दोस्तों इसकी वैज्ञानिक खेती के लिए बात करें अपन तो इसका कुल है लेगुमिनेसी, जिसको लेगुमिनेसी फैमिली को फेबेसी के नाम से भी आपको पता है जाना जाता है। और फेबेसी जो फैमिली है दोस्तों, इसकी उप फैमिली है पेपेलियोनियसी। कौन सी है उप फैमिली, उपकुल है इसका पेपेलियोनियसी नियेसी। आगे बात करते हैं अपन इसका उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान देखिए दोस्तों, इसका सबसे पहली उत्पत्ति इसकी एशिया माइनर को माना जाता है। एशिया माइनर को इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। बरसिम को चारे वाली फसलों का राजा या सम्राट कहा जाता है। दोस्तों इसे चारे वाली फसलों का राजा या सम्राट के नाम से जाना जाता है। वहां अपन ने रानी किसको पढ़ा था, रिजके को क्या कहा जाता है, चारे वाली फसलों की रानी कहा जाता है, तथा बरसिम को चारे वाली फसलों का सम्राट या राजा के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं इसके चारे में प्रोटीन की क्वांटिटी कितनी मात्रा में पाई जाती है। तो दोस्तों इसमें 17 से 21% तक प्रोटीन पाया जाता है, और ये काफ़ी सरल पाच्य प्रोटीन होता है जो दुधारू पशु के लिए काफ़ी उपयोगी प्रोटीन होता है। दोस्तों नेक्स्ट अपन बात करते हैं जलवायु के बारे में। जलवायु के बारे में बात करने से पहले ये जान लें कि कौन सी सीजन की क्रॉप है। तो दोस्तों ये रबी सीजन की क्रॉप है। अब इसका मतलब ये रबी सीजन की क्रॉप है तो इसको कौन सी जलवायु आवश्यक है, तो इसके लिए समशीतोष्ण या शीतोष्ण जलवायु दोस्तों आवश्यक है। मतलब ये कम तापमान पर अच्छे से ग्रोथ कर सकती है, लेकिन इसके लिए उपयुक्त वृद्धि और विकास के लिए जो तापमान है वो 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ये आसानी से ग्रो कर सकता है, तथा इसके लिए नम मौसम की आवश्यकता नहीं रहती। थोड़ा मौसम में सूखापन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब नम मौसम की रहेगी तो इसमें छाछा, जड़ गलन आदि रोगों की समस्या ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों तो इस प्रकार से 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसके प्रॉपर वृद्धि और विकास के लिए क्या रहता है, आवश्यक रहता है। अपन आगे बात करते हैं मृदा और खेत की तैयारी की। तो जहाँ तक बात करें इसके लिए बलुई दोमट मृदा सर्वोत्तम रहती है। मतलब बलुई दोमट मृदा में ये आराम से इसकी बुआई की जा सकती है, जिसका पीएच मान 7.5 होना चाहिए। मतलब इससे ऊपर या इससे कम पीएच नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये न ज़्यादा लवणता को सहन कर पाता है न ज़्यादा क्षारीयता को सहन कर पाता है। 7 पीएच से लेकर और 7.5 तक का इसका पीएच
चल सकता है, इस पीएच पे आसानी से ये ग्रोथ कर सकता है। साथ में मृदा जल निकास युक्त होनी चाहिए, उसमें अच्छा प्रॉपर जल निकास होना चाहिए दोस्तों। भुरभुरी मृदा में आसानी से इसकी खेती की जा सकती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं उन्नत किस्मों की। तो उन्नत किस्म देखो तो मस्कावी है, खद्रावी है, फलाई है, पूसा जाइंट है, वरदान है। राजस्थान के लिए जो उपयुक्त किस्में हैं ये वरदान, मस्कावी किस्में काफ़ी उपयुक्त मानी गई है। तो ये आपके एनसीईआरटी जो किताब है आपकी उसमें से फॉलो की गई किस्में हैं। इसके साथ साथ जो अन्य किस्में हैं वो आपके कोर्स से क्या है, बाहर हैं। इसलिए अपने को एनसीईआरटी को फॉलो करते चलना है। तो एनसीईआरटी को अपन ने फॉलो किया तो ये इसकी क्या है, किस्में हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों आगे की बीज दर और बीजोपचार की। तो इसमें बीज दर की जहाँ तक बात करें तो आप डायरेक्ट छिटुआ विधि से बात करें तो 25 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता रहती है। मतलब आप 25 से 30 केजी बीज छिटकवा विधि में प्रति हेक्टेयर काम में ले सकते हो दोस्तों। और इसमें साथ साथ में क्या होता है, एक खरपतवार लगता है जिसका नाम है कासनी। मतलब कासनी खरपतवार बरसिम का मुख्य खरपतवार है, जिसका बोटनिकल नाम है चिंकोरिया एंटाइवस। कई बार पूछ लेता है दोस्तों कि कासनी खरपतवार का बोटनिकल नेम क्या है। चिंकोरिया एंटाइवस क्या है इसका बोटनिकल नेम है। अब कासनी खरपतवार के बीज और बरसिम के बीज क्या हो जाते हैं, दोनों मिक्स हो जाते हैं। दोनों को अलग करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक पात्र लेते हैं। उस पात्र में बीजोपचार के समय क्या करते हैं अपन, 5% नमक का घोल बनाते हैं और पानी भर देते हैं। तथा साथ साथ में जो भी बरसिम के हल्के बीज होंगे वो प्लस कासनी के बीज हल्के होने के कारण ऊपर आ जाते हैं तैर के। ऊपर तैर के आएंगे तो अपन हाथ से इन बीजों को क्या कर देंगे दोस्तों, हटा देंगे। नीचे जो बीज बैठ जाते हैं उन बीजों को अपन साफ पानी से धोकर और बाहर निकाल के सुखा लेते हैं। तथा राइजोबियम ट्राइफोलाई राइजोबियम की प्रजाति है। जीवाणु के माध्यम से बीजों को क्या करते हैं दोस्तों, उपचारित करते हैं। बीजों को उपचारित कैसे करेंगे, आप 15 ग्राम क्या लेंगे, गुड़ लेंगे प्रति केजी बीज के हिसाब से। गर्म पानी में गुड़ का पानी बनाएंगे अपन घोल करके और बीजों के ऊपर छिड़काव कर देंगे ताकि राइजोबियम जो अपन कल्चर काम में ले रहे हैं वो बीजों के अच्छी तरीके से चिपक के काम में आ जाए दोस्तों। तो इस प्रकार से बीज को उपचारित करके अपन छाया में सुखा देते हैं। फिर ब्रॉडकास्टिंग विधि मतलब छिड़काव विधि के माध्यम से या उस विधि के माध्यम से बीजों की बुआई करना स्टार्ट करते हैं। बुआई के समय और विधि की जहाँ तक बात की जाए दोस्तों, बात हो रही थी यहाँ पर किसकी, रबी सीजन की। मतलब ये रबी में उगाई जाने वाली फसल है। देखिए रिजका हो या बरसिम हो, दोनों कौन सी सीजन में उगाए जा रहे हैं, रबी ऋतु में उगाए जा रहे हैं। तो अब रबी ऋतु में कब उगाए जा रहे हैं, तो इसकी सीजन है अक्टूबर और नवंबर में। अक्टूबर तथा नवंबर में इसकी बुआई करते हैं अपन। क्या करते हैं, खेत को वैसे ही आपको क्या करना है, रिजगे की तरह छोटी छोटी क्यारियों में बांट लेना है दोस्तों। और 2 तरीके से आप इसकी बुआई कर सकते हैं। 2 तरीके से कैसे कर सकते हैं, या तो बीजों को पहले क्या कर सकते हैं अपन, मिट्टी के अंदर छिटक कर मिला देते हैं और तथा फिर उसके बाद 5 से 7 सेंटीमीटर पानी भर देते हैं खेत में। बीज थोड़े दिनों में क्या हो जाते हैं, उग जाते हैं। या क्या कर सकते हैं अपन, जैसे खेत में पहले पानी भर देते हैं, खेत का मतलब एक तरीके से कीचड़ नुमा बना लेते हैं और उसमें फिर अपन क्या कर सकते हैं, बरसिम के बीजों की छिड़क कर बुआई कर सकते हैं दोस्तों। तो इन 2 विधियों के माध्यम से आप बीजों की बुआई कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं खाद और उर्वरक की। दोस्तों खाद और उर्वरक की जब बात आती है तो सबसे पहले बात आती है अपनी किसकी, गोबर की खाद की। क्योंकि खादों में सबसे सर्वश्रेष्ठ खाद कौन सा है, गोबर का खाद। सभी खादों का खाद किसे कहा जाता है, गोबर की खाद को। और इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। तो इसको गोबर की खाद या FIM की जहाँ तक बात करें तो इसको डालना है अपने को 20 टन प्रति हेक्टेयर डालना है। और 20 टन प्रति हेक्टेयर डालेंगे अपन तो ये मतलब जब खेत की तैयारी करेंगे ना उसके समय, मतलब जब ये मतलब बीज बुआई कर रहे हैं तो उसके 1 महीने पहले इसका क्या कर देना है प्रयोग, मतलब खेत की जब तैयारी कर रहे हैं उसी समय आपको क्या करना है, इसका प्रयोग कर देना है दोस्तों। और अच्छी तरीके से सड़ी हुई खाद होनी चाहिए, भुरभुरी खाद होनी चाहिए, मिट्टी में आपको मिला देना है 1 महीने पूर्व ही। साथ में क्या करना है, आपको 40 केजी लेना है आपको फास्फोरस और 25 केजी लेना है आपको नाइट्रोजन।
ये भी आपको क्या करना है, भूमि की तैयारी के समय ही मिला देना है। तथा उसके बाद में जब बरसीम की कटाई करते हैं अपन, तो 15 केजी नाइट्रोजन हर बार कटाई के समय आपको प्रयोग करना है, प्रत्येक कटाई के समय आपको प्रयोग करना है दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिंचाई की। तो आप क्या करें, 8 से 10 दिन के ऊपर बरसीम की सिंचाई करते रहना चाहिए। तथा अगर गर्मियों का सीजन है तो 5 से 7 दिन के ऊपर सिंचाई आपको करनी है ग्रीष्म ऋतु के समय, गर्मियों में से, क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार का वार्षिक पौधा है। कौन, बरसीम, मतलब पूरे साल भर ये चलता रहता है, कटाई करते रहो, ये चलता रहता है, मतलब दोबारा फूटता रहता है दोस्तों। अगर सर्दी ऋतु है तो इसकी 15 से 20 दिन के ऊपर भी आप सिंचाई कर सकते हैं। तो 8 से 10 दिन वैसे दे रखा है, मतलब एक देखा जाए तो मिनिमम 8 से 10 दिन पे करनी चाहिए। तो अगर गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो 5 से 7 दिन पे कर सकते हैं आप, सर्दी ज़्यादा हो रही है तो 15 से 20 दिन पे आप इसकी सिंचाई कर सकते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं जहाँ तक अपन निराई और गुड़ाई की। इसमें निराई गुड़ाई कार्य वैसे ही संपन्न नहीं है। इसका मुख्य खरपतवार क्या बताया था, कासनी। तो कासनी खरपतवार के नियंत्रण के लिए तो आपको बीजोपचार के समय आपको नियंत्रण करना है दोस्तों। साथ साथ में आपको क्या करना है, डायनोसिल एसीटेट, डायनोसिल एसीटेट का क्या करना है, आपको स्प्रे करना है। कितना लेना है आपको, 1.5 kg प्रति हेक्टेयर आपको काम में लेना है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप निराई गुड़ाई का कार्य नहीं करके इसमें कासनी खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पादप संरक्षण की। तो इसमें रोमिल इल्लियाँ ज़्यादा लगती हैं। कौन सी लगती हैं दोस्तों, रोमिल इल्लियाँ ज़्यादा लगती हैं। इनके नियंत्रण के लिए क्या करें आप, पहली बात तो पशुओं को चारे को काट के खिला दें। फिर उसके बाद भी अगर नियंत्रण नहीं हो रहा है तो खेत में अच्छे प्रकार से पानी भर के और उसमें ट्रैक्टर चलाते हैं चारे के ऊपर, जिससे क्या होता है, ये जो रोमिल इल्लियाँ होती हैं दबकर नष्ट हो जाती हैं, चारा का कुछ भी नहीं बिगड़ता, वैसे के वैसे धुल के खड़ा रहता है। आगे दोस्तों अपन बात करते हैं दूसरे कौन कौन से कीट लगते हैं। इसमें कई बार पाउडर मिल्ड्यू या छाछा आक्रमण कर जाता है तथा जड़ गलन की समस्या इसके अंदर हो जाती है। ज़्यादा पानी भरे रहने के कारण जड़ गलन की समस्या रहती है। तो इसका पानी ज़्यादा नहीं भरना चाहिए, खेत में जल निकास उचित व्यवस्था रखनी चाहिए, जिससे जड़ गलन की बीमारी पैदा नहीं होगी। बात करते हैं इसके कटाई की। तो जब आप बरसीम की बुआई कर दो उसके 45 से 50 दिन बाद में पहली कटाई आपको कर लेनी है दोस्तों। फर्स्ट कटाई आपको 45 से 50 दिन पे कर लेनी है। पहली कटाई के 30 दिन बाद, कितने दिन बाद में, 30 दिन बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, दूसरी कटाई करनी है। ये दूसरी कटाई कर दी आपने, और फिर 30-30 दिन के अंतर पर आपको कटाइयाँ करते रहना है दोस्तों। अगर आपके सामने गर्मी की सीजन है तो आप 30 दिन की बजाय 20 दिन के अंतर पर भी कटाइयाँ कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में ग्रोथ क्या होती है दोस्तों, ज़्यादा होती है। कटाई के तुरंत पश्चात, कोई भी आप कटाई कर रहे हो उसके तुरंत पश्चात आपको 15 केजी क्या देना है दोस्तों, नाइट्रोजन देना है। कितना केजी देना है, 15 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर छिड़क कर देना है। साथ साथ में सिंचाई करनी है। तो इस प्रकार का कार्यक्रम अगर आप जारी रखेंगे तो अच्छा उत्पादन आपको प्राप्त हो सकता है। अब बात करते हैं उत्पादन या उपज की। उपज जहाँ तक बात करते हैं तो 800 से 1000 क्विंटल आपको चारा इससे प्राप्त हो सकता है। यदि आपको बीजोत्पादन करना है तो साथ साथ में लास्ट कटाई करते हैं अपन इसकी फरवरी महीने में। फरवरी माह में क्या होता है, 5 से 6 क्विंटल इसका बीज आप प्राप्त कर सकते हैं प्रति हेक्टेयर 5 से 6 क्विंटल आप बीज प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। और उस बीज के साथ साथ में 400 से 500 क्विंटल चारा प्राप्त कर सकते हैं प्रति हेक्टेयर। तो इस प्रकार से आपने बरसीम की फसल पढ़ी होगी दोस्तों। उम्मीद करते हैं चारे वाली दोनों फसलें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब अपन नेक्स्ट फसलें पढ़ेंगे जो हैं अपनी नकदी फसलें। नकदी फसलें जैसे गन्ना, आलू, गंवार आदि के बारे में।